नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न PYQs हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और जो PYQ सीरीज का क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। कामव्रत, पाठ संरचना, अहम मनोविश्लेषण पद्धति। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि पाठ संरचना है, उसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्राइड थे। फ्राइड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्राइड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं, इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का जो संबंध है वो काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्राइड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। तो मनोविश्लेषणवाद है, उसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड हैं, तो इससे भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है ए, फर्स्ट दसरूपक और साहित्य दर्पण। ये जो ग्रंथ हैं ये दोनों ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं और ये प्रश्न यूजीसी दिसंबर 2020 और 21 का प्रश्न है। दसरूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। दसरूपक ग्रंथ है जो इस ग्रंथ के रचयिता लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। तो याद रखना है, दसरूपक के धनंजय हैं और साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। प्रश्न है शब्दार्थयोर्थावसह भावे विद्या साहित्य विधा किसका कथन है। कुंतक, राजशेखर, भोजराज, विश्वनाथ। यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि ये जो कथन है वो राजशेखर का है। प्रमुख काव्यशास्त्री एवं उनके कुछ कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। राजशेखर का है शब्दार्थो योर्थावत्सहभाविन विद्या साहित्य विधा। इस जो कथन है राजशेखर का है। शब्दार्थो सहितम वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक का कथन है। रसान्वती कवि कुर्वन कीर्ति प्रतीच विदंती, ये भोजराज का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो कथन है ये विश्वनाथ का कथन है। तो इस प्रकार इनसे कई बार प्रश्न आते हैं और वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये तो कई बार परीक्षाओं में आता है। निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और ग्रंथ हैं काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। और ये जो ग्रंथ हैं वो किस किस के हैं। ग्रंथों का व्यवस्थित जो कालक्रम है और उनके ग्रंथकार यहाँ पर दिए हुए हैं। काव्यादर्श है वो दंडी की रचना है और इसका समय है 6वीं से 7वीं शती। काव्यालंकार वामन की रचना है और इसका समय है 8वीं शती। अभिनव भारती जो रचना है अभिनव गुप्त की रचना है और 10वीं शती इसका समय है। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ है वो क्षेमेंद्र का है और इसका समय है 11वीं शती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। टेन, हीगल, विको, वॉल्टेयर। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का ही प्रश्न है। सही उत्तर है बी, हीगल का मत है। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही उसको जान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान
अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 का प्रश्न है। और अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है वो एजरा पाउंड नहीं है। एजरा पाउंड जो है वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक हैं। बाकी तीनों क्या है? ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ है, वह एजरा पाउंड के द्वारा लिखित ग्रंथ है। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा ज्यां-पाल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक हैं वो किरकेगार्ड हैं। और बाकी सभी क्या हैं? एजरा पाउंड है, वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंट ब्रुक्स, सर विलियम एम्पसन। यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, क्लिंट ब्रुक्स की रचना अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंट ब्रुक्स हैं। क्लिंट ब्रुक्स ने को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ ए पोएट्री 1948 ईस्वी जो पुस्तक है, इसके लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ इम्बिग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन हैं। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड हैं। तो ये पुस्तकों के नाम हैं। टॉम स्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। यूजीसी नेट 2020 और 21 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉम स्टर्न इलियट ने के अनुसार जो परंपरा है उस परंपरा को जीवित संस्कृति का एक अंश कहा है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये सभी पुस्तक हैं, ये इलियट की पुस्तक हैं। और परंपरा की जिस परंपरा की बात कर रहे हैं वो परंपरा क्या है? मनुष्य है, समाज है, समाज में ही परंपराओं का निर्वाह होता है। तो परंपरा जीवित है ना, निर्जीव तो नहीं है। अगर व्यक्ति है तो वही जिन परंपराओं का पालन कर रहा है उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी वही परंपरा को चलाएंगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होगी परंपरा। तो इसीलिए कहा गया है कि परंपरा जीवित संस्कृति का अंश है। प्रश्न है निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्युबोध, परंपरा के प्रति आस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि फर्स्ट और थर्ड है वो इसका सही आंसर है। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्युबोध, ये सब अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्लेटो, बिम्सार्ड, W.K. कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लीव्स। तो ये पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं और इनका मिलान करना है कि किस किस की पुस्तक। प्लेटो का जो ग्रंथ है उसका नाम है इयॉन। बिम्सार्ड W.K. की लिटरेरी क्रिटिसिज्म शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज का है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिव्स का ग्रंथ है द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? भामह, वामन, कुंतक और भोजराज। यूजीसी नेट 2020 और 21 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है भोजराज ने अवंती को एक भेद माना है। भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति, इनकी जो कथन है, परिभाषा है वो है विशिष्ट पद रचना रीति। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौणी रीति और पांचाली रीति। प्रश्न है निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन, मम्मट, राजशेखर, लोलट। DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा।
काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसके रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, विध्वंसशालिका भंजिका, वामन। तो ये यहाँ तक रीत वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वामन ने रीति के 3 रीतियों की कल्पना की है, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। अगली रचनाकार है मम्मट। मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी के आचार्य है और उनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य प्रकाश। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा है और भट्ट लोलट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य सूत्र के टीकाकार आचार्य के रूप में किया गया है। प्रश्न है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी कि पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। रस गंगाधर जो रचना है वो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। संस्कृत साहित्य शास्त्र की यह प्रौढ़ कृति है। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी थी। अप्पर दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्र मीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी। प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भामा, जयदेव, भरत और वामन। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 21 का ये प्रश्न है और नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्यशास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है? तो 8 इन्होंने संख्या रस की मानी है। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद और भुक्तिवाद। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि अभिनव गुप्त जो हैं इनका जो रस सूत्र है वो अभिव्यक्तिवाद है। इनके नाम से ही पता चल जाता है। अभिनव गुप्त ने भरतमुनि के रस सूत्र की व्याख्या की। इनके सिद्धांत का जो नाम है वो अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक मानी है। निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प कौन सा है? प्लेटो विरेचन सिद्धांत दिए हुए हैं यहाँ पर, कार्ल मार्क्स सहजानुभूति, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, हीगेल यथार्थवाद। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है क्रोचे। संगत कथन बताना है इसमें। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद। निम्न विद्वानों का साहित्यिक सिद्धांत दिया हुआ है यहाँ पर, क्रोचे अभिव्यंजनावाद और इनकी पुस्तक है न्यू एसेस ऑन एथिक्स। प्लेटो ने दिया है प्रत्यय सिद्धांत, गणतंत्र, लॉज और इरोन इनकी पुस्तक के नाम है। हीगेल का है द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स का है मार्क्सवाद, इनकी रचना है दास कैपिटल। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामा, दंडी, कुवलयानंद, जयदेव। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है। सही उत्तर है सी कुवलयानंद है वो अलंकारवादी आचार्य नहीं है। भामा, दंडी, जयदेव ये सभी क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्यालंकार भामा की रचना है तथा काव्यादर्श दंडी की। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, कुंतक। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी दंडी हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न है भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। कुंतक वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ का जो ग्रंथ है वो साहित्य दर्पण है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी है। पहले 9 रस थे, इन्होंने वात्सल्य रस को अलग से माना है तो ये 10वां रस कहलाया।
प्रश्न है धर्म कथा पुराव्रत या पुरा कथा के लिए जो आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक, देवकथा, मिथास और मिथक। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी मिथक। धर्म कथा पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। प्रश्न है वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, बिंब के द्वारा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी बिंब के द्वारा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, यानी किसी चीज का एक बिंब बना लेना कि इस प्रकार है। काव्य में बिंब का वह शब्द चित्र माना जाता है बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ए. होम को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। बिंब को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं बिंब का जाके। बिंब क्या है, किस प्रकार इसका वो होता है। प्रश्न है प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, कीट्स, जीन मोरे, जेम्स जॉयस। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है सी जीन मीरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स, मोरल फिलॉसफी, ऑन द सब्लाइम, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑन द सब्लाइम। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सब्लाइम ग्रंथ में किया है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पेरिप्लस है। अगला प्रश्न है किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनेडिक्ट क्रोचे, आई रिचर्ड्स, स्पिनगार्ड, टी.एस. इलियट। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 21 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए बेनेडिक्ट क्रोचे। बेनेडिक्ट क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसे ऑन एथिक्स आदि। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे कि आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। ये कहते हैं कि कला है व्यक्ति की वो प्रतिभा होती है। रीति के आधारभूत तत्वों के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी और विशुद्ध रसवादी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में जो वामन है उनका दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र नामक रचना में इन्होंने रचना सूत्रों में की है। आचार्य वामन ने रीति
के जो भेद हैं वो 3 बताए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी ललिता कहते हैं इसे, रीति, और गौड़ी को परुषा और रीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरतमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक और शंकुक। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, भट्टलोलट ने। भरतमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का जो अर्थ है उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलट ने माना है। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति और भट्टनायक ने भुक्ति तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्त को माना है। प्रश्न है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। और ये प्रश्न जो आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। यथार्थवाद चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। यह कथन मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार है वो उपयुक्त नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं लुकास लेनिन, माओ त्से-तुंग, ग्राम्शी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, बेंजामिन गोल्डमन, एडर्नो आदि। यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध और साहित्य में यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि मैं इस बात के लिए आपको दोष नहीं दे रहा कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी कृति में आ सकता है। लेखक के ये विचार जितने ही अप्रकट रहे उतना ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इसे मैं यथार्थवाद की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। प्रश्न है अगला, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें डी कि वर्ग। असंगत कथन है कि वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। यह साहित्य के संबंध महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक जो कथन है ये गलत है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद है उसके दो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। साहित्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण मूलतः लोक मंगलवादी था। इस दृष्टि के अनुसार जब तक समाज में व्यक्तिगत संपत्ति है हम सच्चे मानवतावादी नहीं बन सकते। सच्ची कला का जन्म वर्गहीन समाज में ही संभव है। वर्ग विभाजित समाज की कला बुजुर्गों की कला सच्ची कला का जन्म वर्गहीन समाज में ही संभव है, यानी वर्ग नहीं हो, सभी एक साथ मिलके रहें। वर्ग विभाजित समाज की कला बुजुर्गों की ही कला हो सकती है। माओ त्से-तुंग का मानना था कि साहित्य की रचना श्रमिकों, किसानों और सिपाहियों और देहाती बुजुर्गों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उसकी सार्थकता, वो माओ त्से-तुंग कहते हैं कि साहित्य की रचना कैसी हो, श्रमिकों, किसानों, सिपाहियों और देहाती बुजुर्गों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उसकी सार्थकता समाज के इसी वर्ग से जुड़ने में है। मार्क्सवादी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व
इस बात में है कि उसके द्वारा कला के लिए सिद्धांत का विरोध और उन्मूलन हुआ है। इस सॉरी इस मानसिकता का कोई विचारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संबंध में उपयुक्त है, और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है उत्तर आधुनिकता के संबंध में यह कथन उपयुक्त है। उपयुक्त कथन साहित्य शास्त्र की उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है, यानी उत्तर आधुनिकता का अर्थ होता है इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी अधिक मॉडर्न होना। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं कि इस अवधारणा की जो उत्पत्ति है वह तीसरी दुनिया के गरीब देश में निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकीकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद यानी बाजारवाद है। बाजारवाद का समय है, तो फिर क्या उत्तर आधुनिकता इसी प्रकार से आई। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न का हम आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।